और इसकी वजह यह है कि उनके अंदर जागरूकता नहीं है, उनके अंदर इल्म नहीं है, उनके अंदर पढ़ाई के लिए, उनके अंदर नौकरी तलाश के लिए जस्तजू नहीं हुआ। तो उसके लिए दोषी मैं समझता हूं सिस्टम भी है और समाज भी है। पर एक आम आप देखें, आम व्यक्ति में किसी तरह की कोई दिक्कत, निजी तौर पर कहीं भी कोई दिक्कतें नहीं आती, आप सब कुछ साथ करते हैं, लेकिन राजनीति में आती ये बदलाव आ जाता अचानक से, क्या इसके पीछे वजह हो सकती है? इसकी देखिए, राजनीति में अगर आपने कहना, मैं उससे भी गुरेज नहीं करूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समन्वय की कमी रही। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमानों को जोड़ने के लिए इस तरह जहन को मगर बिल्कुल कम ये कर दिया गया। जब मैं भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं था तो मेरे जहन में जिस तरह की बात डाली जाती, चाहे वो लीडरान बात करते थे, अंदर बैठ के जिस तरह की गुफ्तगू करते थे, मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी तो लगता है कि शायद सीधे आएगी और खा जाएगी। जब मैं यहाँ आया, यहाँ के लोगों से मिला, उन लोगों को लिया जिसके लोग नाम सुनना नहीं चाहते, जब बात करते हैं तो कोई तुलना नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। उनके सोच में पहले भारतीयता है, पूरे समाज के, हर समाज के छोटे पीछे गरीब वर्गों का। आप देख ले, नरेंद्र मोदी जी ने 3 साल में लगातार गरीबी की बात की, लगातार 125 करोड़ लोगों की बात की। उन्होंने अगर मुसलमान का कहीं इशू किसी ने जानबूझकर पूछा या कहा या वैसा मौका आया, उन्होंने उस बात को दिलेरी से रखा। आपके एक राजनीतिक वहां तो आकांक्षा हो सकती है कि बेहतर विकल्प बीजेपी को आप मानकर चल रहे, लेकिन बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं लगातार इस तरह के बयान भी देते रहे हैं, तो वो निजी होते हैं या फिर पार्टी की राय है? आपने कैसे बैलेंस किया उस चीज को, सुनिश्चित कैसे करवाया बीजेपी से कि बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है? कई नेता ऐसे हैं जो बयान देते रहे हैं। देखिए, मैं उसको बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा। हर इंसान की, मेरी अपनी ज़हनियत अलग से, मेरे भाई की ज़हनियत, जो मेरा सगा भाई है, हमारी बहन जो है उसकी अपनी ज़हनियत, उसके बोलने का अंदाज अलग हो सकता है, और हर आदमी की अपनी एक मानसिकता है। और ये पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, मैं उससे बिल्कुल गुरेज नहीं करता हूं कि इस तरह के बयान आते होते हैं। कितने बयान कौन से है उसका कोई तराजू मापदंड नहीं है। कभी कभी कहे ना कि मापदंड जो है अगर गलत हो जाती है तो फिर उसकी पूरी मीनिंग बदल। अगर हम दूध को मीटर से मापने लगे तो फिर दूध मीटर से नहीं और जमीन को लीटर से मापे तो नहीं मापा जाता। तो बीजेपी की रणनीति भी बदल रही है क्या? वो वाकई में अब सबका साथ सबका विकास चल रही, क्योंकि आप पार्टी से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, मैं 3 साल से नरेंद्र मोदी जी को जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो कार्यों को देख रहा हूं, उससे साफ जाहिर है कि उनके जहन में है कि इस देश के हर तबके की गरीबी मिटे, हर सब तबकों को रोजगार मिले और जितना नौकरी हो सकता है मिले, और ये देश सबसे ताकतवर पूरे मुल्क में, ये ताकतवर ये मुल्क इतना बने कि पूरे देश में इसका नाम हो। और ये 3 साल में, ऐसा नहीं एक दिन में, उन्होंने जो कहा वो किया। और जब भी कोई प्लेटफॉर्म आई, मैं फिर बार बार कहता हूं, मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए उन्होंने गुरेज बिल्कुल नहीं की, न उससे मुंह चुराया, ठोक के कहा कि मुसलमानों को पढ़ना चाहिए। मुसलमान की पढ़ाई के लिए उन्होंने जो मंत्रालय में, कांग्रेस के जमाने में जो मंत्रालय में काम हुआ और हमारे पार्टी के जमाने में जो मंत्रालय अल्पसंख्यक में काम हुआ, आप दोनों की तुलना और रिकॉर्ड मंगा के देख ले, जमीन आसमान का फर्क है। हमारी भाषा की और हर आदमी का कहने का लहजा अलग सकता है और हर आदमी को यह अधिकार है कि वो अपने पक्ष को रखे। मदरसों को जाने वाली फंडिंग थोड़ी कम हुई है, ये भी एक रिपोर्ट कहती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है, मदरसे में, मैं मदरसे में पढ़ा हूँ जी, मैं स्कूल में पढ़ा हूं और कॉलेज में पढ़ा हूं, मैं जानता हूं मदरसे को आज जिस दौर में हम चल रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि उस दौर के साथ कदम कदम बनाते चले। और मैं मदरसों में जाके बोलता हूं, उनके आलिमों को बोलता हूं, उनके टीचरों को बोलता हूं कि आज आप मोबाइल, पहले आपकी ना बेटी इस्तेमाल करती थी, ना बहू, ना आप इस्तेमाल करते, आज सब लोग करते हैं। कल हमारे गांव गांव में फोन नहीं था, आज हर हाथ में फोन है। आप आज इंफॉर्मेशन, आज आपका टीवी चैनल देख रहा है, दुनिया का 2 आदमी चाहे वो बैठे वहीं देख सकता है, उसके घर में कनेक्शन हो न हो, मोबाइल पर आपकी हर बयान को, हर चीज को देख सकता है। आज वो उस दिशा में आ गए हैं, तो लोगों को उसके साथ चलना चाहिए। आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, आप इतिहास नहीं पढ़ोगे, आप अगर मैथ नहीं पढ़ोगे, आप साइंस नहीं पढ़ोगे तो पीछे रह जाओगे। आगे कैसे? आपको अंडा ही बेचना पड़ेगा, साइकिल का पंचर ही बनाना पड़ेगा। तो जो फिलहाल जो मुद्दे सुर्खियों में है, जैसे कि 3 तलाक से जुड़ा मुद्दा हो जाता है, बुरके की बात भी की जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, इस पर आपके विचार क्या है? देखिए, आप मानते हैं इसमें मैं बिल्कुल एक चीज मेरा स्पष्ट है, तलाक के इश्यू पर चर्चा, अगर कोई बात अच्छी बात के लिए चर्चा होती है तो उसमें से अच्छी बात होकर निकल के आते हैं। जहां तक मजहबी मामला है, मजहबी मामला कि अगर मैं पेशे से इंजीनियर हूं और मैं किसी का ऑपरेशन कर दूं, तो ऑपरेशन मैं चाहे जितना दुनिया बड़ा, अगर मैं रॉकेट भी बनाता हूं तो मैं किसी का एक स्टिच बढ़िया नहीं कर सकता। तो जो इसके स्पेशलाइज हैं, हमारे समाज के लोगों को भी इसमें चर्चा करके और जो सबसे बेहतरीन रास्ता निकल के आना चाहिए। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भाई समाज को जागरूक होने की जरूरत है, चाहे वो तलाक हो, कॉमन सिविल कोड का हो। अगर कोई चर्चा होता है तो उससे कुछ खराबा नहीं है, आप चर्चा करो, उसमें निर्णय पे जाओ कि बेहतर क्या है।
क्योंकि अब तक हाँ मौके जो ऐसे मौके जो हालात है, जो खबरें आई उसके मुताबिक गलत दुरुपयोग किया गया कई मौकों पर, जबकि बहुत अच्छी चीजें हैं शरिया में भी। बिल्कुल। और इसीलिए आप बिहार से जुड़े हैं और एक बड़ी राजनीतिक हस्ती वहां पे आप माने जाते रहे हैं। तब के बिहार में जब आप सरकार का हिस्सा हुआ करते थे और अब के बिहार में क्या अंतर पा रहे हैं? मैं देखिए, राजनीति अपनी जगह है, राजनीति होती है, कुर्सियां आती है, सरकारें बनती है, चलती है, एमपी मिनिस्टर बनते हैं, आते जाते, लेकिन सच बात भी होना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने पहली जब ओथ लिया 4 साल 5 साल उन्होंने बेहतर काम किया। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी साथ में थी, और जब हमारा साथी अच्छा हो तो इंसान की अच्छा करने की इच्छा शक्ति पैदा होती है। भारतीय जनता पार्टी जब तक उनके साथ थी बहुत अच्छा काम किया, बिहार में बदलाव लाया। आज आप चले जाइए, मेरी बात गलत को आप मान लो, गलत भी हो सकती है, बिहार के किसी भी समुदाय से, किसी जिले से, किसी प्रखंड से आप जाके पूछें, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है और चरम सीमा पे गुंडागर्दी है। पुलिस कब्जे में नहीं, लोग का आए दिन, हमारा जिला ऐसा है जो सबसे बड़ा जिला है, एवरेज 3 मर्डर है। आप बताइए लोग कैसे चलेंगे? हमारे पहले महिलाएं रात को वॉकिंग करती थी, आज हमारी महिलाएं 5 बजे के बाद अब नहीं निकल रही हैं, क्योंकि सुरक्षित नहीं है। इसलिए अब पता नहीं किस परिस्थिति में नीतीश जी में अपना क्या मंशा हो सकता है कि क्यों ऐसा उन्होंने किया। और आज रोज आप अखबार का, टीवी चैनल का डिबेट देखिए कि आप किसके साथ हैं, उनके किन ऊपर क्या 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 आरोप लगे हुए हैं, किस तरह के आरोप लगते जा रहे हैं। आप उसी में, आप जब दिशा में जब चलेंगे तो रोड जब खराब होगी तो आपकी गाड़ी स्पीड से नहीं चलेगी, आप रोड खराब टूटी हुई रोड संभाल के। तो मतलब यानी आपका ये माने नीतीश कुमार के साथ जो लालू प्रसाद आके जुड़ गए तो हालात खराब होने लगे बिहार के? बिल्कुल निजी तौर पर आप नीतीश उससे कुमार पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने अपनी रिश्ते को तोड़ लिया, और फिर उसके बाद कुछ छोटी छोटी पार्टियों को, इवन लालू जी के पार्टी को 6 एमएलए को तोड़कर वो अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी जहनियत उसमें लगा दिया उन्होंने 2.5 साल कि मैं अपनी सरकार को कैसे बचाए रखूं। ये मैं नहीं कहता हूं। उन्हें लोजपा को तोड़ा 3 एमएलए को, उन्हें लालू जी को तोड़ा, कम्युनिस्ट के लोगों को तोड़ा, कांग्रेस के लोगों की इस बात की, और उन लोगों को ऐसा बना के, यानी सिटिंग विधायक को तोड़कर एमएलसी बनाकर, मंत्री बनाकर अपनी सरकार बचाई। जी हाँ। अब बताइए कि आप अपनी जहनियत को जब इसमें लगाओगे तो फिर उस देश के, उस प्रदेश के लोगों की कल्याण की, अच्छे कामों की आपकी जहनियत कैसे जाएगी? आप तो उसमें लगे रह गए। और उसके बाद जो दूसरी सरकार बनाने की प्रयास आया तो लालू जी जो 20 साल, जिसको आपने लगातार क्या क्या नहीं कहा किसी कीमत पे लालू यादव इस प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है, आप उसी के साथ बैठे हो। लालू जी के पास क्या आरोप लगे? आप, इसका मतलब है कि आपका भी मंशा, आपकी भी मजहब, आपकी भी सोच उन्हीं की तरह है, उनके दिशा से मिलती है। आपके लोग उस तरह के लोग हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो भी आप आज चुप्पी साधे हुए हैं। क्या नीतीश जी के यहाँ लोगों में भ्रष्टाचार में कई लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं, उनके साथ बैठे हुए। तब इस तरह का जब आप लोगों को रखेंगे तो आपको फिर काम करने का। लेकिन नीतीश कुमार कई बार आहत दिखते हैं, क्या आप कोशिश करेंगे एक बार कि नीतीश कुमार आप या वापसी? बड़े नेता हैं और उनको राजनीति में उनकी समझ अपनी बहुत अच्छी है और उनको पता है कि, लेकिन अगर जब पता होने के बावजूद जब ये मन पे सवार हो कि जो कुछ भी हो जाए, बिहार लुट जाए, बिहार मर जाए, बिहार गर्क में चला जाए, कुर्सी बची रहे, जब ये कुर्सी बचने की जब जहन पे जब ज्यादा हावी रहता है ना, तो फिर और कुछ दिखाई नहीं देता। कोशिश आपकी हो सकती है कि एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते वो एनडीए से देखिए ऐसा ना, नीतीश जी बड़े लीडर हैं, हम लोग छोटे वर्कर हैं। नीतीश जी को कोशिश करने की हमारी अपनी ताकत नहीं है, और नीतीश जी के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कि उनको सत्ता प्यारी है। जी, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने पिछले 2-3 साल में कवर भी किया है। आप भारतीय पिछड़ा मुस्लिम समाज महासम्मेलन करते हैं, 9 मई को होने जा रहा है, क्या उसमें कुछ खास होने वाला है? क्या आप उसमें क्या कोई एक बड़ा ऐलान करवाने वाले हैं समाज से, अल्पसंख्यक समाज से? मैं उसमें ऐसा है कि यूपी और बिहार में, यूपी में 84 ऐसी जातियां हैं जो सरकार नोटिफाइड कर रखी है, बिहार में 39 हैं ऐसी जातियां हैं जिनको कभी प्रमुखता से न कोई जगह मिली, न कहीं उनको बैठने को मिला, सिर्फ उनको वोट के तौर पर इस्तेमाल करें। उनके अंदर एक पीड़ा है, गरीब से गरीब हैं और पिछड़ते चले जा रहे हैं। किसी को पिछड़ी इसलिए कही जाती है, चाहे वो किसी जात का हो, कि वो पिछड़ा हुआ है, उसको समाज में जो हक मिलना चाहिए नहीं मिला। उन लोगों को एक बार हम इस बार इकट्ठा कर रहे हैं और उन लोगों के, मैं समझता हूं कि प्रमुखता से उन लोगों को सामने लाएंगे। हम कहेंगे अपने समाज में जाओ, जागरूकता फैलाओ, उनको पढ़ने के लिए कहो, जो सरकार की नीतियां आपके प्रति है उसका लाभ लो और मेन स्ट्रीम में आके आप शाना बसाना कंधे से कंधे मिलाकर इस देश को मजबूत करने में अपना भी भागीदारी करो। हम इसके लिए एक बार प्रोग्राम बना रहे हैं।
क्या कुछ खास रहने वाला इस कार्यक्रम में? कार्यक्रम में मैं समझता हूं कि यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान